रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने 46% एमएलए अपने बदल दी। जेडीयू और कांग्रेस ने 26% काटे टिकट। बीजेपी ने सबसे कम काटा है 20%। जेडीयू भाजपा दोनों ने यादव समाज के कैंडिडेट्स को कम टिकट दिए। अपर कास्ट और नॉन यादव या गैर यादव ओबीसी ईबीसी के टिकट बढ़ाए हैं। कांग्रेस ने अपर कास्ट कैंडिडेट्स कम किए हैं, ईबीसी बढ़ाया है क्योंकि उन्होंने ईबीसी का संकल्प पत्र निकाला है। आरजेडी ने थोड़ा कम किया है यादव समाज के कैंडिडेट्स को, मुस्लिम भी कम किया है और मुस्लिम भी मार्जिनली कम है, और उन्होंने भी कुशवाहा समाज के कैंडिडेट्स को ज्यादा दिया है। 5 सीट कौन जीतता है यही डिसाइड या कौन सी पार्टी इसमें सिग्निफिकेंट लीड लेती है, यही लार्जली इस चुनाव की दशा और दिशा को डिसाइड कर देगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं अमिताभ तिवारी जो फाउंडर हैं वोट वाइब के। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। बिहार का चुनाव है और आप आए हुए हैं दिल्ली से, बिहार घूम रहे हैं पूरा। एक राउंड से पूरा घूम के गए थे अगस्त सितंबर में 2000 किलोमीटर लगभग। सितंबर में तो राहुल गांधी भी घूम के गए थे, अभी आए हो। अब फिर हम शुरू कर रहे हैं। आप भी राहुल गांधी फिर हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, खैर राहुल गांधी को उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको तो देखना है भाई क्या। तो हमारे ट्रैकर तो चलते ही रहते हैं, तो 4 ट्रैकर निकल चुके हैं अभी तक। 10,000 से ऊपर हमारे सैंपल कवर, 10,800 कुछ सैंपल्स हो गए। तो यही लोग सर्वे भी देते हैं भाई, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। अभी कुछ दिनों में आएगा इनका सर्वे, इसी के लिए आए हुए हैं बिहार क्या जी। तो अमिताभ जी ये बताइए कि आप चूंकि आ रहे हैं बिहार से, है तो आप बिहार के ही, नजर आपकी बिहार पर रहती है, लेकिन आप ऊपर से देखते हैं दिल्ली से क्या दिखाई दे रहा है बिहार में इस बार का, क्या माहौल आपको दिख रहा है? बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे हाँ, बॉम्बे। देखिए, चुनाव जो है वो ऑन अ डेली बेसिस सेंटिमेंट के हिसाब से चेंज होता है। अब अगर आप 6 तारीख को, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, उस दिन एनडीए का जो वोट शेयर था वो पीक कर गया था। अब 6 तारीख के बाद काफी सारा डिस्टरबेंस रहा महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के एटसेट्रा। हालांकि उसको न्यूट्रलाइज करते हुए उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया और जॉइंट मैनिफेस्टो भी रिलीज कर दिया है। अब उसी दौरान आपके ही कार्यक्रम में अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, यानी आपके ही ग्रुप के मंच पर, तो उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन एक है जो सीएम फेस को लेकर के। लेकिन आज अमित शाह ने इसको क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री अली नगर वाले सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और मतलब इस तरह से कहा कि ना मोदी के बाद वहां कोई वैकेंसी है केंद्र में आना है, नीतीश कुमार के बाद तो उसका एक नुकसान दिख रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती। अगर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मतलब नरेंद्र मोदी क्वेश्चन करते थे, या एनडीए क्वेश्चन करता है लोकसभा में कि भाई मोदी वर्सेस हु, तो वो शुरू हो गया था कि भाई तेजस्वी वर्सेस हु, और उससे क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं रहती है लीडरशिप पे, और लोगों को कोई लीडर दिख नहीं रहा भाजपा में, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर का। तो एक ये भी इंसिडेंट हुआ, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने आज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि भाई किसी न किसी प्रधानमंत्री के रैली में ये और क्लियरली वो बोले, ताकि उनका जो कोर वोट ब्लॉक है वो हम लोग पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले नहीं। यहाँ तो एक दिन ड्यूटी है, एक दिन की बात, समय एक दिन का बात है। अब आज अगर राहुल गांधी की रैलीज हैं तो नॉर्मली अपटिक होना चाहिए, बट अगर उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है जैसा सुना जा रहा है, तो फिर उसका एक इम्पैक्ट होगा, देखिए अल्टीमेटली क्या हो गया है कि अब सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है। जैसे ही नॉमिनेशन क्लोज होता है, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल क्लोज होता है, ओवरऑल नैरेटिव से चुनाव चला जाता है लीडर के पास। वो जो लीडर है आपका वहां पर,
अगर आपने एमएलए रिपीट किया है उसका क्या इमेज है, बिल्कुल, बहुत उसने ज्यादा कैसा काम किया है, उसने कैसा काम, 1/3 वोट जो है वोट शेयर वो लोकल मैं तो कैंडिडेट कई जगह पे देख रहा हूँ, ऊपर में ठीक है, मान लीजिए मोदी नीतीश को लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने काम किया, लेकिन लोकल एमएलए से नाराज है, इसका बहुत असर तो पड़ता है। अगर आप एक वोटर है और नीतीश आपको पसंद है, नरेंद्र मोदी भी पसंद है, लेकिन आप लोकल एमएलए के पास काम लेके गए थे, उसने आपको घर में घुसने नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, तो क्वेश्चन मार्क आएगा आपके दिमाग में। आप हो सकता है फिर भी वोट दें, आप हो सकता है घर बैठ जाएं, आप हो सकता है किसी और दल को जाते हैं, उदासीन हो सकते हैं। तो वोट वाइब में जब हमने पहले एक सर्वे पूछा था तो 53% लोगों ने कहा था कि अगर इनकम्बेंट एमएलए यानी हमारा एमएलए दोबारा चुनाव लड़ेगा तो हम उसे वोट नहीं करेंगे। 53% अक्रॉस पार्टीज। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने 46% एमएलए अपने बदल दिए, रिपीट बदल दिया, काट दिए टिकट। ठीक है। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा है, क्योंकि और ज्यादा होती है क्योंकि विपक्ष का एमएलए जो है वो काम नहीं करा पाता लोगों के बियॉन्ड हिज 10 करोड़ या 5 करोड़ जो भी एमपी एमएलए जो भी फंड होता है। जेडीयू और कांग्रेस ने 26% काटे टिकट, बीजेपी ने सबसे कम काटा है 20%। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक बात है। स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली कि टिकट किसको दिया है किसको नहीं दिया, जेडीयू भाजपा दोनों ने यादव समाज के कैंडिडेट्स को कम टिकट दिए, अपर कास्ट और नॉन यादव या गैर यादव ओबीसी ईबीसी के टिकट बढ़ाए हैं, कुशवाहा समाज का भी बढ़ा है पिछली बार कंपैरिजन, आरजेडी ने भी बढ़ाया। और अब उधर सामने कांग्रेस ने अपर कास्ट कैंडिडेट्स कम किए हैं, ईबीसी बढ़ाया है क्योंकि उन्होंने ईबीसी का संकल्प पत्र निकाला है। आरजेडी ने थोड़ा कम किया है यादव समाज के कैंडिडेट्स को, मुस्लिम भी कम किया है, और मुस्लिम भी मार्जिनली कम है, और उन्होंने भी कुशवाहा समाज के कैंडिडेट्स को ज्यादा दिया है। यानी दोनों ही गठबंधनों में 23 कुशवाहा समाज के लीडर कैंडिडेट कर रहे हैं। कुशवाहा समाज अगेन मतलब कोई भी कुशवाहा समाज इन्फ्लुएंशियल समाज है, तो उसको टैप करने की कोशिश है। तो सामाजिक तो ये बैठ रहा। अगर जनसुराज का देखें तो जनसुराज ने 31 सीटों पर दे दिए हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को, 87 सीट्स पे उसने दिए हैं अपर कास्ट कैंडिडेट्स को। यानी उसने अपर कास्ट हैवी उनका भी 87% बताइए, 87 सीट तो भी 36-37% हो जाता तो एनडीए का ही कोर वोटर रहा है। तो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 87 सीट्स पे नॉर्मली एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, अनलेस की वहां पर महागठबंधन का कोई अपर कास्ट कैंडिडेट हो, जो कि कांग्रेस के केस में हो सकता है। और अगर आप बैटल देखें, जैसे क्या है, ये है बिहार प्रीमियर लीग है ये। अब एनडीए में कप्तान अभी भी नीतीश कुमार है, फॉर्म में नहीं है लेकिन कैप्टन नीतीश कुमार है। वाइस कैप्टन भाजपा है जो फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ उसका स्ट्राइक रेट वगैरह 2020 चुनाव के हिसाब से 101 सीटें लड़ने के बावजूद भी वो वाइस कैप्टन है। एलजेपी, हम और वीआईपी ये अदर प्लेयर्स हैं। जो एलजेपी आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, वो हर पिच का उसको अभ्यास है ना, हिस्टोरिकली हर पिच का उसको अभ्यास है। और हम और आरएलएम आप कह सकते हैं थोड़े कमजोर कड़ी, ऑफ कोर्स लाते हैं वो 2-3% का वोट ब्लॉक, लेकिन उनके कॉन्टेस्ट ऐसे बना दिए गए हैं। अब आरएलएम अपने 6 सीट सारे सीट्स वो आरजेडी के खिलाफ लड़ रहा है, हम के 6 में से 5 आरजेडी के खिलाफ है, एलजेपी के 28 में से 19 आरजेडी के खिलाफ है। तो आरजेडी तो कैप्टन है वहां का, तो कैप्टन है जो उसके खिलाफ कमजोर कैंडिडेट्स को डाला हुआ है, जो कि इन पार्टीज की एक शिकायत भी थी कि भाजपा और जेडीयू ने मलाई सीट्स पॉकेट कर ली है और हमको छोड़ दिया है मुश्किल सीट्स। भाजपा और ये जो है अपना कांग्रेस के खिलाफ लगे हुए हैं। हाँ, अब वही महागठबंधन में कौन है, तो महागठबंधन में कैप्टन आरजेडी है, तेजस्वी यादव, और कैप्टन डिक्लेयर भी हो गए, कैप्टन है। कांग्रेस वाइस कैप्टन है आज भी, लेकिन वो जो वाइस कैप्टन है उसका फॉर्म क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो वीक लिंक है। उसके बाद सीपीआईएमएल है जो कि एक स्ट्रांग प्लेयर है, वाइस कैप्टन होना चाहिए बट नहीं है। और वीआईपी एक नया एंट्रेंट है जिसको आप पद के हिसाब से वाइस कैप्टन बना दिया गया है, बट सीटें उसके पास बहुत कम है लड़ने को। अब अगर इधर से देखेंगे तो आरजेडी वर्सेस जेडीयू
यानी दोनों कप्तान 61 सीट पे आमने सामने 101 में 61। पिछली बार 71 सीटों पे थे, जिसमें आरजेडी 68% सीट जीती थी, यानी लगभग 48 सीटें आरजेडी। तो खैर एलजेपी का इम्पैक्ट था। भाजपा यानी उप कप्तान वर्सेस कप्तान, भाजपा वर्सेस आरजेडी 51 सीटों पे है। ठीक है। पूरा चुनाव जो है, जो पूरे चुनाव की दिशा और दशा, कांग्रेस वर्सेस भाजपा और कांग्रेस वर्सेस जेडीयू, ये दोनों मिला करके लगभग 55-56 सीटें हैं। ठीक है। कांग्रेस ने इस बार इतना हल्ला किया, इतनी स्ट्रैटेजी बनाई, इतना बार्गेनिंग किया आरजेडी के साथ, क्वालिटी सीट्स, लेकिन आज भी लगभग 90% से ऊपर सीटें वो एनडीए के कप्तान या उप कप्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेडीयू का सबसे कम स्ट्राइक रेट था एनडीए में पिछली बार 37%, हालांकि वीआईपी का उससे भी कम था, बट मेन प्लेयर्स में कांग्रेस का उधर सबसे कम था 27। जेडीयू जिस भी पार्टी के खिलाफ लड़ी थी, मेन पार्टी के खिलाफ, उससे वो उन कॉन्टेस्ट में हारी थी, यानी आरजेडी से भी पीछे थी। सीपीआईएमएल के खिलाफ 10 सीटें थी, 7 सीपीआईएमएल, 3 जेडीयू। वो सिर्फ कांग्रेस से ऊपर थी। जो जेडीयू वर्सेस कांग्रेस कॉन्टेस्ट था, उसमें जेडीयू आगे था। जैसे सबसे कमजोर खिलाड़ी को टारगेट बनाती है तो सबसे कमजोर खिलाड़ी इधर कांग्रेस है। क्या होता है कि कांग्रेस खड़ी होती है किसी सीट पे, आरजेडी खड़ी होती है। जब कांग्रेस खड़ी होती है तो आरजेडी का वोटर, कोर वोट, उतना मोटिवेटेड नहीं होता है वोट ट्रांसफर करने के लिए, ये हमने देखा है। तो भाजपा जेडीयू में भी ये इशू आता है, जब उस पार्टी का कैडर उतना मोटिवेटेड नहीं होता। ये 55 सीट कौन जीतता है, यही डिसाइड या कौन सी पार्टी इसमें सिग्निफिकेंट लीड लेती है, यही लार्जली इस चुनाव की दशा और दिशा को डिसाइड कर देगा। यानी कांग्रेस पार्टी को अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। अगर ये 27% का स्ट्राइक रेट, मतलब 10-12 पिछली बार के हिसाब से। ये तो आपने महागठबंधन के बता दिया। हाँ। कमजोर कड़ी कांग्रेस है। एनडीए में कमजोर कड़ी कौन आपको दिखाई देता है? अब एनडीए में कमजोर कड़ी ऑफ कोर्स आरएलएम और हम हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पर भी कम सीटों पे लड़ रहे हैं, वोट ट्रांसफर नहीं होता है उस तरह से, सिंबल नहीं है तो बीजेपी या जेडीयू का, और उनको दे भी दिया गया है कॉन्टेस्ट मजबूत खिलाड़ी से लड़ने के लिए, यानी कप्तान से दे दिया गया है कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए। अब एलजेपी 5% 6% वोट शेयर ला रही है, उस हिसाब से वो एक डिसाइडर वोट ब्लॉक लाती है। हाँ, लेकिन कॉन्टेस्ट ऐसा है, जो 5 सीटें वो मांग रहे थे, जो श्योर शॉट शायद उनको लग रहा था कि जीतेंगे, उनकी पार्टी को मिला नहीं, और वो चली गई जेडीयू के कोटे में लार्जली। तो इनको भी मिल गई मुश्किल सीटें, 19 सीटें वर्सेस आरजेडी। अब यहां पर ये 28 सीटें जो एलजेपी लड़ रही है, वो भी एनडीए की दशा और दिशा डिसाइड कर सकता है। एलजेपी 28, क्योंकि 28 है, बड़ा है। और पिछली बार जेडीयू कमजोर कड़ी थी, इस बार 101 सीटों पे लड़ रही है, तो उसको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर उसका स्ट्राइक रेट 37% के आसपास रहता है तो मुश्किल है उसके लिए एज इन एनडीए के लिए चुनाव जीतना उतना मुश्किल होता जाता है। यानी जेडीयू को अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी जेडीयू वर्सेस आरजेडी जो सीटें हैं वहां अच्छा करना पड़ेगा। तो हो गया कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है उम्मीदवारों पर, कि जैसे कि पुराने जो सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ जो नाराजगी होती है, उसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? तो अगर हम देखें ब्रॉडली पूरे राज्य में, तो मगध और भोजपुर, ये दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, भोजपुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन नहीं, शाहबाद कह लीजिए। पिछली बार 22 सीटों में 19 महागठबंधन, 2 एनडीए और 1 बसपा थी, और 26 में इधर मगध में 20 महागठबंधन और 6 एनडीए थी। दोनों ही क्षेत्रों में जेडीयू का खाता नहीं खुला था, एलजेपी इफेक्ट बहुत बड़ा था इस साइड। इन दोनों ही क्षेत्रों में ग्राउंड रिपोर्ट्स और 26 के बाद 26 और 22 48 सीटों में लगभग इस बार एनडीए की टैली यहां पर बढ़ सकती है इन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है। अब वीआईपी के ऐड होने से और आईआईपी के आने से ईबीसी वोट ब्लॉक में जो 4-5% जो इन समाजों का वोट ब्लॉक है,
इनकी आबादी जो फ्लड से इम्पैक्ट होते हैं हमेशा, और फ्लड्स हर साल होते हैं, और उसका कॉम्पनसेशन रिहैबिलिटेशन के लिए हमेशा ही एक डिस्कंटेंट रहता है। तो कोसी क्षेत्र, दरभंगा, इधर खगड़िया, यानी इन क्षेत्रों में फ्लड प्रोन क्षेत्र है, यहाँ जहाँ पे आबादी अच्छी खासी है मल्लाह समाज की, वहां पर डिस्कंटेंट है। अगेन डिस्कंटेंट गवर्नमेंट हो चाहे एमएलए के खिलाफ हो, वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा, यानी एनडीए ने बहुत अच्छा किया था इन क्षेत्रों में, वहां पर थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। दरभंगा में कैंडिडेट स्पेसिफिक, चंपारण, तिरहुट में कैंडिडेट स्पेसिफिक इश्यूज है। तिरहुट में 49 में से 33 एनडीए, 16 महागठबंधन थी। ओवैसी का भी बहुत प्रभाव उधर नहीं है सीमांचल में इस बार, जैसा कि क्या लगता है? मुझे लगता है कि ओवैसी की पार्टी अभी भी 2 से 4 सीटें जीतेगी, क्योंकि जो ये डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है या अनाउंस किया गया है किसी मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को, इसका असर है। और मैं उस समय भी था, वोटर अधिकार यात्रा के टाइम भी मैं जब आपको मिला था तो एक मुस्लिम समाज में डिस्कंटेंट था। उसके पास ऑप्शन भी है, उसके पास ऑप्शन है जनसुराज का, और जनसुराज तो सबको डैमेज कर ही रहा है। एक वो अंडर करेंट है वोटर्स में, यंग वोटर्स में, माइग्रेंट्स में, उसकी पॉपुलैरिटी उस पार्टी की है। ये सारे फैक्टर्स हैं। मतलब इतनी घोषणाएं नीतीश कुमार ने की, ये पेंशन बढ़ाए, वो माफ किया, उसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, महिलाओं में जो उसका असर होगा ना, अब जैसे एक्स फैक्टर मान लें आप या जो भी, वो आपको किसी भी सर्वे में कैच नहीं होगा। जैसे महिलाओं में जो कोर वोट ब्लॉक है उसका सपोर्ट तो मिल रहा है। हमने एक एसएनडीआई, एक दूसरे कंपनी में जब हमने सिर्फ महिला स्पेसिफिक सर्वे किया था तो 5% की लीड थी एनडीए को महागठबंधन के कंपैरिजन में महिलाओं में। तो 5% की लीड यानी 2.5% वोट शेयर होता है, 2.5-3% वोट शेयर हो गया की लीड। लेकिन उसमें जो कोर वोट ब्लॉक है महागठबंधन का, उसमें से अगर 2%, 5%, 8%, 10% महिला वोटर छिटक करके एनडीए की तरफ आती है तो गेम चेंजर हो जाता है इलेक्शन। लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी सर्वे में कैच होना मुश्किल है, क्योंकि जब हम पूछते हैं महिलाओं से तो लार्जली उनका जवाब रहेगा कि हमने महागठबंधन को वोट किया है। महाराष्ट्र में जब सीएसडीएस ने एक पोस्ट पोल स्टडी किया, यानी जब एग्जिट पोल के बाद पोस्ट पोल स्टडी किया, तो वहां पे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 20 या 22% महिलाओं ने, 20 या 22% मुस्लिम समाज का सपोर्ट महायुति को मिला था। यानी महिलाओं का सपोर्ट मिला था, जो आपके लाडली बहन स्कीम। तो एक्स फैक्टर्स लार्जली वो 55 सीटें हैं जहां कांग्रेस जेडीयू और भाजपा से लड़ रही है। जो सीएम का चेहरा घोषित किया गया, इसका कुछ लाभ हुआ महागठबंधन को या वैसे ही? नहीं, इसका लाभ ऐसे उनका जो कोर वोट है वो कंसोलिडेट होता है। जो भी मुस्लिम यादव समाज कहीं छिटक रहा था जनसुराज या ओवैसी की तरफ, वो कंसोलिडेट होता है। लेकिन ये उनके अनाउंसमेंट से चुनाव पोलराइज भी होता है, चुनाव हिंदू मुस्लिम भी की तरफ भी जाता है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि नॉर्थ बिहार लार्जली आप समझ लीजिए, नॉर्थ बिहार में जहां 140 सीटें हैं 203 में से 140 तो वहीं पे है, वहां पर एनडीए 86 थी, यानी एनडीए अहेड थी पिछली बार। और जो इधर 103 सीटें हैं वहां पर महागठबंधन आई। तो नॉर्थ में ऐसा माना जाता है कि गंगा इस पार गंगा उस पार, तो वहां पर एंटी यादव पॉलिटिक्स भी चलती है, क्योंकि यादव समाज का एक डोमिनेंस है, प्रभुत्व है, वर्चस्व है। और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स भी वहां चलता है, क्योंकि आबादी 70% से ऊपर मुस्लिम आबादी बिहार की नॉर्थ बिहार में रहती है। और गंगा इस पार यानी साउथ बिहार में, क्योंकि मुस्लिम आबादी कम है कंपैरेटिवली, यहां पर फिर जातिवाद चलता है। और जहां पर भी जातिवाद चला, हमने देखा पिछली बार शाहबाद और मगध क्षेत्र, वहां पर महागठबंधन आगे था। और इंसिडेंटली एक और चीज है, जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त थी। जहां जहां पर दलित आबादी ज्यादा है, मगध, शाहबाद, आई थिंक सारण भी, वहां पर महागठबंधन ने अच्छा किया था। चलिए, लेकिन आखिरी बात बताइए, अभी क्या है, मतलब स्थिति क्या है, एज किसको है? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। चलिए, हम भी यही कहें कि कांटे की टक्कर है। और निश्चित तौर पर ये लड़ाई जो है इस बार की काफी कम समय में, और एक तो जैसा कि बताया अमिताभ जी ने कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है। कांग्रेस तो लगातार उसका प्रदर्शन खराब रहा है, उसको बेहतर करना था इस बार,
देखिए हो पाता है कि नहीं। जेडीयू का सबसे महत्वपूर्ण है कि स्ट्राइक रेट अगर नहीं बढ़ा तो फिर तो मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आप आए हमारे स्टूडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।